नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खुशी एफएम और मैं हूं आपका दोस्त विकी। आज की कहानी का नाम है दोषी कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। चाय बनाते बनाते फिर आंखें भीग गईं। कहीं कोई देख ना ले, इस डर से निशा ने अपने आंसू पोंछ लिए। सबको चाय देकर निशा अपने मोबाइल चेक करने लगी। माँ की आखिरी मैसेज उसे बीते कल जो मिले थे। कितने फोन किए थे माँ ने, कितना बुलाया था। कुछ दिन के लिए ही आ जा, बात करो सरिता जी से, बोल। तुम रहने दो माँ, मैं खुद ही बात कर लूंगी, मना थोड़ी करेंगी सासू माँ। यही कहकर वो कितने दिनों तक माँ को टालती रही। कुछ दिनों तक तो माँ उसे अपने पास बुलाने की जिद करती रही, लेकिन न जाने फिर क्या हुआ, अचानक खुद ही मना भी कर देती है। सोच रही हूँ खुद ही आ जाऊं तुझसे मिलने, कुछ दिन दामाद जी और सरिता जी के साथ भी बिता लूंगी। यही माँ की आखिरी मैसेज था। अक्सर निशा इस आखिरी मैसेज को बार बार पढ़ती है। निशा को अक्सर लगता है कि इसमें से जो माँ संदेश देना चाह रही थी वो असल में कुछ और था, शायद कुछ और ही कहना चाह रही थी, ये छुपाना चाह रही थी। यही सोच निशा को हर पल परेशान करती रहती है। माँ से वो आखिरी समय में मिल भी नहीं पाई, यही दर्द उसे हर पल कोसती है। और अब निशा पति दीपक और सास सरिता जी से कटी कटी रहने लगी थी। इस चुभन ने निशा के अंदर के प्रेम को खत्म करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो एक मशीन सी बनती जा रही थी, एक ऐसा रोबोट जो मिले हुए हर आदेश का पालन करता हो, लेकिन दिल से उनसे जुड़ता नहीं है। दीपक और सरिता जी की एक अलग ही किस्म की प्राणी है, वो अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। दीपक अपने काम में व्यस्त रहता है, खाली वक्त में अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना उसे काफी पसंद है। निशा के पास बैठकर उससे दिल की बातें करे, बस इतना ही वक्त नहीं था उसके पास। सरिता जी सुबह शाम मंदिर की घंटियां बजाती रहती थी, बचा हुआ समय गली मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर प्रवचन करने में बिता देती थी, लेकिन अपने द्वारा कही गई बातों पर कभी अमल नहीं करती थी। हाँ, गलती से अगर रसोई में घुस गई तो निशा के कामों को देखकर हजार गलतियां जरूर निकाल देती थी, या अपने बीते हुए कल के कारनामे सुनाती रहती थी। काश कोई बच्चा उसके साथ होता तो उसके साथ अपना समय बिता लेती निशा। यही सोचकर निशा और भी दुखी हो जाती। निशा की शादी को अब लगभग 10 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद का सुख नहीं मिला था। शुरू में दीपक बच्चा नहीं चाहते थे, इसलिए शादी के 3-4 साल बीत जाने पर भी उन्होंने इस बात को टाला, लेकिन आगे भगवान की मर्जी, अब चाहने पर भी ऊपर वाले देने को तैयार नहीं था। दीपक के लिए सब कोई विशेष चिंता का विषय नहीं था। वह कभी भी अनाथालय आश्रम से बच्चा लेने को तैयार था, लेकिन सरिता जी की इच्छा थी कि खानदान दीपक से ही आगे बढ़े, इसलिए वो किसी भी बच्चे को गोद नहीं लेना चाहती थी। निशा की मां ने भी बहुत मन्नतें मांगी, हर दर पे सर झुकाया, लेकिन अपनी बेटी की झोली न भर सकी। निशा ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था, इसलिए मां ही उसकी सब कुछ थी। निशा बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी। सुंदरता के कारण सरिता जी ने निशा का हाथ मांगा था। शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे खुशियां कहीं खोने लगी थी। सरिता जी अपनी गोद में पोते पोतियां को खिलाना चाहती थी, लेकिन दीपक अब अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता था। बस इन्हीं वजह से सरिता जी और निशा के बीच दूरियां बढ़ने लगी।
निशा ने अपना पक्ष रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरिता जी कभी समझना ही नहीं चाहती थी। आखिर निशा ने दीपक को बच्चे के लिए मना ही लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, लेकिन उन्हें औलाद का सुख नहीं मिल पा रहा था। काफी डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। सरिता जी निशा से निराश रहने लगी थी, लेकिन जब भी निशा माँ के घर जाने की बात करती तो सरिता जी कोई ना कोई बहाना करके निशा को रोक लेती थी। दीपक शुरू से ही आजाद ख्यालों का व्यक्ति था। घर से बाहर भी उसकी एक दुनिया थी। शादी असल में उसने अपनी माँ की खुशी के लिए की थी। पिता, भाई, किसी का भी प्यार निशा को बचपन में नहीं मिला था। वो अपने पति में एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जिससे वो हर बात कर सके, जो उसके साथ उसके गम में शरीक हो, जो उसकी नजर से दुनिया को देखे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। निशा चाहती तो कोई निर्णय लेकर अपने आप को इन परेशानियों से मुक्त कर सकती थी, लेकिन वह अपने संस्कारों में बंधी हुई थी। इसलिए सब कुछ अकेले चुपचाप सहती रही। निशा की सहेली संध्या ने उसे कई बार आगे बढ़कर एक नया रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया, लेकिन निशा ने सब कुछ ठीक हो जाएगा कि वो सोचकर किसी चमत्कार की उम्मीद करती रही। निशा अक्सर माँ को याद करके रोया करती थी। एक दिन वो बहुत उदास थी, बहुत रो रही थी। तभी उसकी सास सरिता जी निशा के कमरे में आ गई। निशा को रोते देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने निशा को बहुत बुरा भला कहा। क्यों हर वक्त घर में मनमूनियत फैला कर रखती हो? इतनी ही याद आ रही है अपनी माँ की तो चली क्यों नहीं जाती उसके पास? पता नहीं क्या मुसीबत गले पड़ गई है। सरिता जी की बातें निशा को दिल को चुभ गई। आखिर निशा ने पूछ ही लिया, जब मैं जाना चाहती तब आपने मुझे कभी जाने ही नहीं दिया। कितने फोन किए थे माँ ने? जानती हूं, मैंने तुम्हें जानबूझकर रोका और तुम्हारी माँ का भी फोन आया था कि वह यहाँ आना चाहती है। मैंने ही उन्हें मना कर दिया। मेरे घर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और अगर तुम ये रोना धोना का कार्यक्रम रोकती नहीं हो तो तुम्हारे लिए भी घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। याद रखना, नरक कर दी तुमने मेरे बेटी की जिंदगी। सरिता जी गुस्से में बहुत कुछ भूल गई। निशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। निशा को इन बातों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी सब आशाएं टूट गईं। ये सदमा निशा सहन नहीं कर सकी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। हम बहुत जल्द आपके सामने कहानी का दूसरा भाग भी लेके आएंगे। मैं हूं आपका दोस्त विकी और आप सुन रहे हैं खुशी एफएम ऑडियो बुक। दिल से सुनते रहिए, बातें और भी हैं।